बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्पेशल वीडियो में। आज 1 अक्टूबर है, ट्यूसडे। और सेबी का सर्कुलर अभी अभी एक आया है। कल रात को एक मीटिंग हुई थी, उसमें जनरल चेंजेस सेबी ने सजेस्ट किए थे, लेकिन डेरिवेटिव्स के ऊपर उम्मीद थी कि कुछ बाद में आएगा करके। तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 15 या 20 मिनट हुए होंगे। अभी टाइम जो हो रहा है हमारा अराउंड 7 PM, तो अराउंड 6:30 6:45 के बीच में ये एक सर्कुलर आया सेबी का, जिसमें डेरिवेटिव्स के ऊपर क्या चेंजेस होने वाले हैं और कब कब से एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और पर्टिकुलरली आम निवेशक रिटेलर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है या आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेजर्स लिए गए हैं, काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि रिटेलर्स को जनरली बहुत लॉसेस हो रहे हैं। रिपोर्ट्स भी आ रही थी सेबी की कि 91% रिटेलर्स को लॉस हो रहा है मार्केट में, पर्टिकुलरली एफ एंड ओ के अंदर, और वो सारी चीज़ें थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने कुछ मेजर्स बनाए हैं जिससे कि इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव यानी फ्यूचर ऑप्शन का जो फ्रेमवर्क है, जिससे कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन बढ़े और मार्केट की स्टेबिलिटी दोनों ही बढ़े, उसको ध्यान में रख करके ये कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। ये शुरू के पॉइंट्स तो कुछ जनरल नॉर्मल पॉइंट्स हैं। जो बेसिक चेंजेस हुए हैं वो स्टार्ट होते हैं पैरा 5.1 से, इस 1 अक्टूबर के सेबी के सर्कुलर में। और ये पॉइंट्स जो हैं काफ़ी रिटेलर्स को डायरेक्टली उतना इम्पैक्ट नहीं करते। जो मैं आपको सीधे लेके चलूँगा, जो पॉइंट्स डायरेक्टली आपके मतलब के, लास्ट में इन पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे ब्रीफ में, लेकिन जो मेन पॉइंट अपने को इम्पैक्ट करते हैं, सीधा फोकस उस पर करना चाहिए। तो वो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, जो भी हम फ्यूचर ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, पर्टिकुलरली अब बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन की, तो उनकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो सेट होती है बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख। अब आप सोचोगे यार ये 5 लाख 10 लाख की वैल्यू कैसी होती है, हम तो बहुत सस्ते में एक ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो वो जब ऑप्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए 26,000 की ऑप्शन है, 15 का लॉट साइज़ है, तो वो आपको करोगे तो वो कुछ वैल्यू लगभग इसके आसपास आ जाएगी, इस रेंज के आसपास। सिमिलरली आपका कोई फ्यूचर होता है तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी। और इस तो वो एक थ्रेशोल्ड इन्होंने रखी हुई थी कि भाई 5 लाख से 10 लाख के बीच की वैल्यू का आपको सेट करना है वैल्यू। अब उस वैल्यू को बढ़ा करके 15 से 20 लाख कर दिया गया है। यानी इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि अभी जो आपको लॉट साइज है वो अब इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लॉट साइज नहीं बढ़ेगा वो इस वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर 5 लाख के आसपास या 6 लाख के आसपास की वैल्यू ये कोशिश करते थे हम पहुंचा दें, तो उसके लिए 25 का निफ्टी का लॉट साइज रखते थे। तो इनको अब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो फिर रखना पड़ेगा थोड़ा और बड़ा। सो जैसे 26,000 इंटू 25 करते थे, सो जो भी वैल्यू आती थी इनकी, सो अब ये क्या करेंगे कि अब उसको करीब करीब 50 से भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर 50 की क्वांटिटी करते हैं तो भी वो जा कर के कहीं ना कहीं 13 लाख के आसपास बैठता है। तो यानी 60 या 70 का लॉट साइज इनको या 75 का लॉट साइज निफ्टी का करना पड़ेगा, तब जा कर के ये इस रेंज के अंदर आएगा। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी के भी लॉट साइज के अंदर इनको चेंज करना पड़ेगा। वो भी 15 से बात नहीं पड़ेगी, वो भी 50 के आसपास का लॉट साइज करना पड़ेगा। शायद जो पुराने जो थे लॉट साइजेस लगभग उसके आसपास रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर चेंज है कि लॉट साइज बड़े हो जाएंगे। अब इसको करने का मतलब क्या है? इसको करने का मतलब ये है कि जो बहुत ही छोटे निवेशक होते हैं या बहुत ही छोटे रिटेलर होते हैं, फिर उनको ऑब्वियसली प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब आप प्रीमियम ज़्यादा दोगे, तो बहुत छोटा निवेशक जो है उसके लिए एक एंट्री बैरियर इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल से ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि एफ एंड ओ का जो नेचर होता है वो बेसिकली ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो और वो सब, ये होता है बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियोज़ को हैज करो। ओरिजिनल इंटेंशन तो ये है जिसके लिए फ्यूचर ऑप्शन बनाए गए कि भैया कल को आप कैश में पोर्टफोलियो बड़ा लेके बैठे हो तो आप पुट बाय कर सको। इंटेंशन तो कहीं ना कहीं ये वाली है। तो अब पुट बनानी है तो कॉल भी बनानी पड़ेगी और फिर बाकी की इंस्ट्रूमेंट भी आ जाती हैं, लेकिन उसका यूज़ जो है फिर वो अलग अलग तरह के आ ही जाते हैं। तो वो अल्टीमेटली उसके कहीं ना कहीं एक लेवल के बियॉन्ड मिसयूजेस भी हुए। रिटेलर्स को सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो उसके चलते सेबी ने ये स्टेप जो है वो लिया है। सो
इन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इस पर्टिकुलर डिसीजन की, ये होगा नवंबर 20 2024, यानी नवंबर 2024 से ये एप्लीकेबल होगा। यानी आज अभी हम 1 अक्टूबर पे बैठे हैं, तो लगभग 50 दिन बाद से ये एप्लीकेबल होगा। तो ये सेबी ने डायरेक्शन दिया, अब इसके ऊपर काम करेंगे बोथ एनएससी एंड बीएसई, क्योंकि बीएसई के भी सेंसेक्स और बैंक एक्स की एक्सपायरी है तो उस पर भी वर्किंग होगी, और एनएससी अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की वर्किंग करके इस पर करेगा। सो अब ये वाला एक पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि सेबी को जो फीडबैक मिल रही थी कि भैया रोज़ की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, रोज़ की एक्सपायरी होती है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है और रिटेलर एक्चुअल में डेली के डेली लॉस कर रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लॉसेज रिटेलर्स के बढ़े हैं हाल फिलहाल में। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब सेबी ने क्या ऑर्डर इशू किया है एनएसई और बीएसई दोनों को, कि भैया 1 एक्सपायरी पर वीक होगी, ओनली 1 एक्सपायरी। मतलब आप चाहो तो निफ्टी की कर लो, चाहो तो बैंक निफ्टी कर लो, पर किसी भी एक हफ्ते में एक से ज़्यादा एक्सपायरी नहीं। अभी क्या हो रहा है, एक वीक के अंदर 4 एक्सपायरी हो रही है एनएसई के इंडाइसिस की, और एक एक्सपायरी हो रही है सेंसेक्स और बैंक एक्स वाली जो है वो 2 हो रही हैं फ्राइडे को। तो जो ये है सॉरी बैंक एक्स वाली जो भी, सो वो हो रही है फ्राइडे को। तो उसको फिर अब इन्होंने बोला कि भैया एक इंडेक्स एक एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी होगी पूरे हफ्ते में, वो आप चूज़ करो कौन सा दिन। अब इसमें हो सकता है एनएसई ये करे कि जी ठीक है, महीने के पहले हफ्ते में मैं निफ्टी की एक्सपायरी रखा करूँगा, और वो भी फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ मैंने फिक्स कर लिया, और सेकंड मंडे ऑफ एवरी मंथ में चूज़ कर लूँगा जी कि बैंक निफ्टी की हो जाए, या सेकंड ट्यूसडे फिक्स कर लूँगा, और वॉटेवर। तो थर्ड वीक में मैं रख लूँगा इसकी एक्सपायरी फिन निफ्टी की, और फोर्थ वीक में रख लूँगा इस चीज़ की। तो वो चीज़ भी हो सकता है, मतलब उस तरीके से वो क्रिएटिव हो जाए कि मैं हमारे 4 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, 4 इंडाइसिस का, तो चारों में फ्यूचर ऑप्शन के प्रोडक्ट भी चलते रहेंगे और अलग अलग एक्सपायरी भी होती रहेंगी। अगर वैसा होता है तो एक महीने में जाके ऑलमोस्ट दोबारा का नंबर आएगा। सो अब वो इनकी क्रिएटिविटी होगी एक्सचेंजेस की, अब वो क्या करते हैं क्या नहीं, बट किसी भी एक वीक में एक एक्सचेंज, ओनली 1 इंडेक्स विल एक्सपायर। तो ये एक और चेंज आ गया। सो ये इफेक्टिव कब से है, ये भी एक इफेक्टिव है नवंबर 2024। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब महीने में एक इंडेक्स अगर ये एक्सपायर करेंगे, सो उसका प्रीमियम भी बट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट्स रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एज अ बिज़नेस ये लोग भी चला रहे हैं अपने इसको, तो ये अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे कि हाँ ठीक है भाई हमारे 4 इंडाइसिस हैं तो चारों की एक्सपायरी रहे, तो उसका महीने में एक बार नंबर आएगा। तो अगर मंथली एक्सपायरी है तो उसका मतलब तो ये हो गया कि प्रीमियम विल बी वेरी वेरी हाई। अब प्रीमियम हाई प्लस लॉट साइज बड़ा, जो कि पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, तो प्रीमियम एक ऑप्शन का और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये मतलब अब प्रीमियम का अमाउंट बढ़ गया तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इम्पैक्ट और आ जाएगा कि एक और कंस्ट्रेंट आ गया, रिस्ट्रेंट आ गया आई वुड से रिटेलर को मार्केट में एंट्री का। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय करना पड़ेगा, गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट। सो नहीं, वो सिर्फ लॉट साइज बढ़ करके जितना अमाउंट आएगा। अभी आप अगर कोई सस्ती सी ऑप्शन 4,500 की खरीदते हो तो वो शायद 9-10 हज़ार या इंक्रीज प्रीमियम के साथ थोड़ी और ऊपर हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा जो ये मेजर चेंजेस जो रिटेलर को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो यही हैं। इनके क्या इम्पैक्ट आएंगे, छोटे छोटे इम्पैक्ट्स तो यही है कि प्रीमियम बढ़ेगा तो उनकी एंट्री थोड़ी सी कम होगी, और ये ज़रूर है कि डेली एक्सपायरी नहीं होगी, तो डेली के डेली पैसा रिटेलर्स का निकलना इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि अगर पहले फर्स्ट वीक में एक ही दिन एक्सपायरी होगी, सपोज मंडे को ही हो गई, तो बाकी के 4 दिन तो कोई भी एक्सपायरी नहीं है, तो एटलीस्ट रिटेलर का पैसा जो है वो थोड़ा सा कम लूज़ होने का चांस है। क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं निकल करके नहीं आया है किसी सर्वे में, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि रिटेलर का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट में। अब क्योंकि डेली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाला दिन तो डेली है, लेकिन उस एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट में जिसकी आज एक्सपायरी है, सपोज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आप एक्सचेंज वाइज कैलकुलेट करो सारे रिटेलर्स को, क्या निफ्टी में ज़्यादा लॉस हुआ या बैंक निफ्टी में हुआ या फिन निफ्टी में हुआ या
मिड कैप निफ्टी में हुआ या सेंसेक्स में हुआ या बैंक एक्स में हुआ, तो रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो रिटेलर्स ने सबसे ज़्यादा पैसा जो लूज़ किया वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में लूज़ किया। सो अब एक्सपायरी घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली लॉस भी कम होगा। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर लगता है काफ़ी बारीकी से इन्होंने स्टडी करके किया है। आई थिंक शॉर्ट टर्म कुछ छोटा मोटा बहुत रिएक्शन बाजार इनके ऊपर दे दे तो दे दे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नेगेटिव कहीं से कुछ भी है। ये एक आई थिंक मार्केट को थोड़ा और मैच्योर बनाने की और जिस इंटेंशन से ये प्रोडक्ट्स बनाए गए उस डायरेक्शन में ले जाने के टूवर्ड स्टेप हैं। तो मैं पर्सनली तो इन स्टेप्स का ज़रूर वेलकम ही करूँगा। अब आते हैं, बात करते हैं बाकी के छोटे छोटे पॉइंट्स, ब्रीफली उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को जो है वो वहाँ पे इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करने की होती है, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि जी फुल मार्जिन। जनरली सारे रिटेलर पूरा ही मार्जिन पे करते, तो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट वाला ये पॉइंट है नहीं। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपायरी डे, अब क्या होता है कि वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा, जिनके कैलेंडर स्प्रेड वाली पोजीशन होती है कि मान लीजिए आपने इस कैलेंडर की कोई आज की, ये मान लीजिए ट्यूसडे की कोई ऑप्शन बेची हुई है और अगले ट्यूसडे की खरीदी हुई है, तो आपका मार्जिन थोड़ा कम लगेगा। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भैया अगर एक्सपायरी वाला दिन है, जिस दिन एक्सपायरी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, उस दिन ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो उस दिन आपको मार्जिन और प्रॉपर जो पूरा ओरिजिनल लगना चाहिए था वही पे करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलर्स की जो है वो बढ़ती हुई आपको शायद दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये भी कोई इतना ज़्यादा रिटेलर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला उतना बड़ा पॉइंट नहीं है। इन इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, अब क्या होता है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स कुछ सेट कर रखी हैं सेबी ने, अगर उससे ऊपर अगर कहीं कुछ चला जाता है तो वो क्या होती है, परमिसिबल लिमिट एक्चुअली डिफाइन करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस ही, और वो मॉनिटरिंग करते हैं भैया किसी अकाउंट में कुछ जरूर से ज़्यादा पोजीशन तो नहीं आ रही हैं, कोई मतलब कुछ ही गिने चुने बड़े बड़े प्लेयर्स ही तो पूरे बाजार को नहीं घुमा रहे हैं। तो उसके लिए वो इन्होंने क्या करते थे, एंड ऑफ द डे में मॉनिटरिंग करते थे कि भैया किसके पास क्या पोजीशन है, हाँ भाई सब ठीक है, सबके पास ठीक ठीक पोजीशन है, कोई फालतू पोजीशन नहीं लेके गया। लेकिन अब क्या होगा, वो दिन में भी चेकिंग होगी इंट्राडे में। तो क्या होगा, जो बड़े खिलाड़ी कुछ अकेले ही बड़ा गेम खेल जाते थे, फॉर एग्जांपल अभी जो एल्गो चलता था, वो वाला एल्गो जो यूएस का था, सो बिल्कुल ठीक समझ गए आप लोग, सो जो समझ गए प्लीज़ कमेंट में भी लिखिएगा। तो उस तरह के एल्गो वाले खिलाड़ी भी जो है अब थोड़ा सा पकड़ में आएंगे, क्योंकि वो अकेले ही इतनी बड़ी कैंडल बना देते थे, एक सिंगल कैंडल ही, उसी के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी उड़ जाते थे। तो वो अब इंट्राडे में उतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले पाएंगे, और अगर उनको लेनी है तो अलग 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 बहुत सारे लोगों का या एंटिटीज़ का उनको सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, वो इतना ज़्यादा आराम से पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से मार्केट के लिहाज से। और बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया। और एक लास्ट में एक पॉइंट था छोटा सा, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो ऑप्शन एक्सपायरी के केस में जो शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे 2% का एडिशनल मार्जिन इन्होंने लगा दिया। वो भी कोई बहुत बड़ा वो पॉइंट नहीं है, वो भी एक मार्जिन कहीं पे भी थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ओके। तो ये इन्होंने एक थोड़ा सा इंडेक्स भी बना दिया कि किस किस डेट से कौन सा एप्लीकेबल होगा मेजर। तो ज़्यादातर तो 1 फरवरी से हो रहे हैं ये जो अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम और रिमूवर ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, ये दोनों 1 फेब से हो रहे हैं। और इंट्राडे मॉनिटरिंग जो होगी वो 1 अप्रैल से होगी। और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो हम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं वो दोनों 20 नवंबर से। साथ में इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज जो लास्ट पॉइंट था वो भी नवंबर 20 से है। सो मेरे हिसाब से दीज आर वेलकम स्टेप्स। कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स को थोड़ा बेनिफिट ही देंगे। एंड अगर रिटेलर्स को बेनिफिट होता है किसी चीज़ से, लॉस उनका इन पर्टिकुलरली कम होता है या दे टेंड टू कन्वर्ट टू प्रॉफिट्स, तो इट विल बी वेरी गुड। हालांकि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि ये मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है, किसी ने कमाना है तो किसी को गंवाना पड़ेगा। और जब तक लोग बिना सीखे, बिना कुछ लर्निंग, वो सीख कहीं से भी सकते हो आप, बिना प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी के बाज़ार में उतरेंगे तो वहाँ पे थोड़े लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे स्टेप्स इस तरीके के आते रहेंगे कि
रिटेलर एटलीस्ट लर्निंग की तरफ भी और ज़्यादा बढ़े, ताकि अगर वो जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने की समझ से अगर वो काम करेंगे, तो आई थिंक मार्केट में जो है पैसा गंवाने के बजाय कमाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक समरी थी, एक छोटा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, होती है फिर मुलाकात। अभी डेली वीडियो भी आना बाकी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।